सीधा सवाल है गिरिजा शंकर जी और बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि भारतीय जनता पार्टी को ये 5वीं बार सरकार बनाने का मौका मिलता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा आपके एक अनुमान के अनुसार? नहीं, मुख्यमंत्री कौन होगा इसका अनुमान का कोई बहुत मतलब नहीं है। जो पार्टी चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि जो एक आज़ादी के बाद जो पहले चुनाव से लेकर अब तक हर पॉलिटिकल पार्टी में जो परंपरा रही है, एक आध अपवाद को छोड़ दें तो जिस मुख्यमंत्री के रहते हुए उस पार्टी को बहुमत मिलता है चुनाव में, अगली सरकार का मुख्यमंत्री वही होता है। आप चाहे ममता बनर्जी का उदाहरण लें, आप नवीन पटनायक का उदाहरण लें, आप दिग्विजय सिंह का उदाहरण लें, आप शिवराज सिंह का, रमन सिंह का, मोदी का उदाहरण लें। हर जगह आपको ये मिलेगा कि जो जिसके मुख्यमंत्री रहते हुए जिस पार्टी को बहुमत मिलता है चुनाव में, अगली सरकार का वो स्वाभाविक रूप से दावेदार होता है। तो मैं मानता हूं कि इस नाते शिवराज सिंह चौहान को एक मौका जो है 5वीं बार मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम 3 तारीख को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने कहीं ना कहीं दोनों दलों की नींद उड़ा दी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा उत्साह का माहौल है, क्योंकि आज तक ने जो परिणाम बताए हैं, जो एग्जिट पोल बताए हैं, वो उनके पक्ष में हैं। लेकिन कांग्रेस में भी उत्साह का माहौल इसलिए है कि एबीपी न्यूज़ ने जो दिखाया है, जो सी वोटर का दिखाया है कि उन्हें भारी बहुमत मिल रहा है। क्या वास्तव में ऊंट किस करवट बैठने वाला है, इन एग्जिट पोल का वैज्ञानिक आधार क्या है, और वास्तव में अब 3 तारीख को मिठाई किसके यहाँ बटेगी, ये जान इन तमाम सारे सवालों के जवाब ढूंढने आज हम आए हैं वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी के पास। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लग रहा है जो एग्जिट पोल कल आए हैं, इसमें कहीं खुशी कहीं गम, अभी ही से ही लोग जो है ना कुछ हताश हो रहे हैं। कांग्रेस में तो ये हो रहा है कि कमलनाथ जी को अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज देना पड़ा है कि भाई आप हताश मत होइए। इस तरह का कल बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया है। और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा उत्साह है कल, क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि एक तरफा है, लेकिन एग्जिट पोल ने ये कहा है 9 एग्जिट पोल में से 4 ऐसे हैं जो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, 5 ऐसे हैं जो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। तो इनका वैज्ञानिक आधार क्या है? नहीं, एग्जिट पोल का वैज्ञानिक आधार है। चुनाव जब वोट डाले जाते हैं तो वोट डाले जाने के बाद जब आदमी निकलता है वापस, तब उससे पूछा जाता है, उससे बात की जाती है। तो जाहिर है कि आप चुनाव के पहले जब लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं, तब वो वोट नहीं डाल रहा होता, तो उसकी मानसिकता अलग होती है। और जब वोट डाल के निकलता है और जब वो बात करता है तो वो ज़्यादा करीबी होता मामला होता है। अब जहाँ तक सवाल अलग अलग एजेंसी के अलग अलग जो परिणाम आते हैं या अनुमान उनका अलग अलग होते हैं, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस पद्धति से वो ये कर रहे हैं, कितना उनका सैंपल साइज है, फिर उसके एनालिसिस की उनकी प्रोसेस कितनी है, ये कई चीज़ें डिपेंड करती है। कई बार ये भी हो जाता है कि एक ख़ास तरह के वोटर ही यदि सैंपल साइज में आ जाते हैं तो फिर उसका जो अनुमान है वो एक तरफा हो जाता है। मोटे तौर पर हमको उन एजेंसियों की तरफ देखना चाहिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है। जो बहुत सारी नई कंपनियां भी इस काम में आ गई हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका अनुमान सही हो। तो इस अनुमान का वास्तविक रिजल्ट से बहुत सीधा ताल्लुक नहीं होता। कई बार ये अनुमान गलत भी होते हैं, लेकिन ये अनुमान जो हैं वो एक दिशा तो दिखाते ही हैं कि चुनाव किस तरफ गया है। अपन यदि ये अनुमान छोड़ भी दें, आप मध्य प्रदेश के काफ़ी अनुभवी हैं, पूरे मध्य प्रदेश पर आपकी नज़र है, आपको क्या लगता है कि अब मध्य प्रदेश, चूंकि अब केवल 48 घंटे बचे हैं, परसों रिजल्ट आ जाएगा दोपहर जब अपन बैठे हैं इस समय, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है? अभी भी मान लीजिए कि 17 तारीख को मतदान हुआ और उसके बाद इतने दिन हम इंतज़ार करते रहे इस बात का कि 3 तारीख को रिजल्ट आए और तब हम देखें कि सरकार किसकी बन रही है। तो मैं समझता हूँ 48 घंटे पहले उसको निकाल के कोई बहुत तो नहीं है। लेकिन फिर भी इस बार का चुनाव जो है वो मोटे तौर पर जो एक परसेप्शन जो रहा, वो परसेप्शन ये रहा कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और कोई भी सरकार बना सकती कोई पार्टी, और दोनों के बीच सीटों का अंतर बहुत कम होगा। लेकिन यदि देखा जाए तो
पत्रकारिता में भी जो फील्ड रिपोर्टिंग होती है, जो चुनाव का कवरेज होता है फील्ड में, वो उस तरह से इस चुनाव में नहीं हुआ जिससे कि एक्चुअल मतदाताओं के पल्स आप ले सकें। जो टीवी चैनल्स के रिपोर्टर जो गए लोगों से बात करने के लिए, और वो सिलसिला हफ्तों चला, लेकिन वो ही ऐसा रहा कि एक समूह लोगों को इकट्ठा करके फिर उनसे आप बात कर रहे हैं, तो उसमें वो वास्तविक जो करंट है वो नहीं आ पाता। तो जो भी परसेप्शन है वो उन लोगों का परसेप्शन है जो आम मतदाता जो हैं उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। तो उस परसेप्शन से जो बना, और ये जो एग्जिट पोल के जो अनुमान आए, इससे सब चौंक गए कि ये तो ऐसा तो है नहीं, हमारा तो परसेप्शन कुछ और था। लेकिन उस परसेप्शन का आधार बहुत सही नहीं था। मेरा ये मानना है कि दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, के चुनाव प्रचार का तौर तरीका, प्रत्याशी चयन का तौर तरीका, जो मुद्दे उठाए, यदि उन सब को आप देखें, ये कहना मुश्किल है कि मतदाताओं ने किस रूप में मतदान किया है, लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए ये अनुमान लगता है कि बीजेपी का कहीं न कहीं एक अपर हैंड दिखता है। कांग्रेस की बात करें पहले, तो कोई बहुत नए किस्म का चुनाव अभियान चलाया हो ऐसा नहीं है। प्रत्याशी चयन में भी वही जो तौर तरीका रहा जो पिछले चुनाव में या पिछले चुनाव में रहा है। सर्वे की बात बहुत की गई, लेकिन जो प्रत्याशी चयन के बाद जिस तरह से जो दृश्य सामने आया, तो उसमें अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने की बात बहुत सामने आई। मुद्दे कोई बहुत गंभीर और इस तरह के उठाए गए हों जिससे लोग एक बारगी आकर्षित हों, वो ऐसा भी नहीं रहा। आरोप प्रत्यारोप और वादे गारंटी, इन्हीं पर कांग्रेस का पूरा जो चुनाव अभियान है वो सिमटा रहा। जो आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए, वो हालिया जो सरकार का परफॉर्मेंस है उस पर कम, अब व्यापम का मुद्दा आप उठा रहे हैं, वो एक दशक पहले का मुद्दा है। आप 2023 के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये बहुत आकर्षित लोगों को किया होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। एक बड़ा एडवांटेज जो बीजेपी कांग्रेस को रहा, वो बीजेपी में कहीं भी कुछ असफलता उनको हो, लोगों की नाराज़गी उनसे हो, या लोगों को ऐसा लगे कि बीजेपी को बदलना है, तो उसका उनको लाभ मिल जाए, इस लाभ पर पूरी रणनीति कांग्रेस की टिकी हुई थी। अब यदि मान लीजिए लोगों को बीजेपी से जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती रही, ऊप की बात की जाती रही, बदलाव की बात की जाती रही, यदि वो लोगों का मुद्दा नहीं है, तो फिर कांग्रेस का बहुत एडवांटेज उसमें दिखता नहीं है। इसके उलट बीजेपी ने बहुत एक घनघोर तरीके से इस चुनाव को लिया, और जो उनके प्रधानमंत्री हैं या पार्टी अध्यक्ष हैं या गृह मंत्री हैं, उनके दौरों के अलावा जो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से चुनावी सभाएं ली, जिस तरह से एक इमोशनल तरीके से अपने चुनाव प्रचार को लिया, वो जाहिर है कि कहीं न कहीं ये दिखाता है कि वो एंटी इनकम्बेंसी की बात जो की जा रही थी, वो शायद उसको वो ख़त्म करने की तैयारी में है। थोड़ा ऊहापोह बीजेपी के अभियान में शुरू में देखने को मिला, और इस बात का परसेप्शन भी बना कि चुनाव प्रचार से मुख्यमंत्री को थोड़ा दूर रखा जा रहा है। इस मुद्दे को बाकी लोगों की तुलना में कांग्रेस ने ज़्यादा उठाया है इसको, और उसको लगा कि इससे उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन हमको बीजेपी में कोर्स करेक्शन होते हुए भी दिखा, और बाकायदा मुख्यमंत्री की जो चुनावी सभाएं हैं वो रिकॉर्ड सभाएं हुई। हर एक दिन में 12-15 विधानसभा में चुनावी सभाएं करना, ये एक अभूतपूर्व चुनाव प्रचार था। तो इसका फ़ायदा मुझे लगता है कि बीजेपी को मिलता हुआ दिखता है। जहाँ तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है, तो वो एंटी इनकम्बेंसी को मेज़र करने का कोई आधार नहीं है कि वो एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है। लेकिन यदि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, सरकारी मशीनरी चुनाव प्रचार से दूर होने के बाद, यदि मुख्यमंत्री की सभा में इतनी भीड़ उमड़ रही है, तो वो इंडिकेट करता है कि वो जिस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर या सरकार को लेकर जिस ऊप की बात की जा रही थी, वैसा कुछ नहीं है। तो दोनों का यदि हम ये देखें, तो एक थोड़ा एज बीजेपी का दिखता है। अंडर करंट क्या था
ये तो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि लोगों से ग्राउंड लेवल पर उतनी बातचीत मेरी लोगों से नहीं हुई। लेकिन ऐसा लगता नहीं है मुझे कि कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई मुद्दा चुनाव में रहा हो जिसकी वजह से सरकार को बदलने के लिए लोग सोचें। अब एक बड़ा प्रश्न यह है कि यदि पांचवी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, बहुमत चौथी बार मिलेगा, लेकिन पांचवी बार यदि सरकार बनाती है तो क्या इसका श्रेय लालडी बहना को जाएगा, मध्य प्रदेश की आधी आबादी? क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री ने जो मेहनत, आपने जैसा कहा 160 से ज्यादा सभाएं की हैं, पर उनका पूरा फोकस मध्य प्रदेश की आधी आबादी पर था, लालडी बहनों पर था। लालडी बहना कहाँ है? लाडली बहना का कितना असर हुआ है लोगों पर, खासकर महिलाओं पर, और उन्होंने कितना बीजेपी को समर्थन दिया है, ये तो मतदान के बाद जो आंकड़े आएंगे उससे मालूम पड़ेगा। लेकिन ये योजना जो है, जो राजनीतिक हल्के में कम से कम एक सनसनी के तौर पर उभरा। आप देखिए कि मार्च में जब अचानक मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की तो हर व्यक्ति ने ये माना कि ये ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के लिए या शिवराज सिंह के लिए, और इसकी ग्रेविटी को कमलनाथ ने भी महसूस किया और चंद दिनों के भीतर इसी योजना को अलग नाम से अपने वादे के रूप में उन्होंने सामने रखा। तो जाहिर है कि ये योजना जो है वो एक समझ लीजिए कि ट्रम्प कार्ड जैसी योजना तो थी ही। उस दूसरी वजह जो मुझे लगता है कि इस योजना को का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा मुझे लगता है कि जब भी बात होती है बीजेपी सरकार की या शिवराज सिंह की, तो 18 साल, 17 साल, 20 साल की बात की जाती है। ये बहुत लॉजिकल नहीं है, क्योंकि 15 साल के सरकार के परफॉर्मेंस का, उनकी योजनाओं का, उनके काम का मूल्यांकन जनता ने 18 तक के चुनाव में, 3 चुनाव में कर दिया। जब 23 के चुनाव में जा रही है जनता, तो ये नहीं देखेगी कि आपने 2003 में मध्य प्रदेश कहाँ था और अभी आपने कहाँ ले आया। वो ये देखेगी कि 18 के बाद और 23 तक क्या हुआ। तो शायद मुख्यमंत्री को ये लगा होगा कि 18 से 23 के बीच में जो उनको 3.5 साल काम करने का मौका मिला सरकार में, वहाँ उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके आधार पर वो वोट मांगे, और इसी से ये योजना पैदा हुई। तो जाहिर है कि यदि 1.25 साल कांग्रेस के और 3.5 साल बीजेपी की सरकार की परफॉर्मेंस और उनके योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की बात जब होगी, तो जाहिर है कि लाडली बहना योजना जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आई है। जहाँ तक महिलाओं के इस योजना के प्रति आकर्षण का हो, तो वो मुख्यमंत्री के सभाओं में जिस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता था, वो ऐसा लगता था कि रिएक्शन तो काफ़ी अच्छा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। दूसरा, इस योजना का जो एडवांटेज था कि बाकी योजनाओं में आपको लाभ एक बार मिलता है, इस योजना में हर महीने आपके खाते में पैसा आ रहा है, बार बार आपको रिमाइंड कर रहा है कि ये योजना आपके लिए है। तो इसका लाभ बीजेपी को मिला होगा, ये मैं अनुमान लगा सकता हूँ। एक सीधा सवाल है गिरिजा सिंह जी, और बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि भारतीय जनता पार्टी को ये 5वीं बार सरकार बनाने का मौका मिलता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा आपके एक अनुमान के अनुसार? नहीं, मुख्यमंत्री कौन होगा इसका अनुमान का कोई बहुत मतलब नहीं है। जो पार्टी चाहेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जो एक आज़ादी के बाद जो पहले चुनाव से लेकर अब तक हर पॉलिटिकल पार्टी में जो परंपरा रही है, एक आध अपवाद को छोड़ दें, तो जिस मुख्यमंत्री के रहते हुए उस पार्टी को बहुमत मिलता है चुनाव में, अगली सरकार का मुख्यमंत्री वही होता है। आप चाहे ममता बनर्जी का उदाहरण लें, आप नवीन पटनायक का उदाहरण लें, आप दिग्विजय सिंह का उदाहरण लें, आप शिवराज सिंह का, रमन सिंह का, मोदी का उदाहरण लें, हर जगह आपको ये मिलेगा कि जिसके मुख्यमंत्री रहते हुए जिस पार्टी को बहुमत मिलता है चुनाव में, अगली सरकार का वो स्वाभाविक रूप से दावेदार होता है। तो मैं मानता हूँ कि इस नाते शिवराज सिंह चौहान को एक मौका जो है 5वीं बार मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा, पार्टी क्या सोचती है, क्या तय करती है, ये कहना मुश्किल है। असम में एक अपवाद बीजेपी में हुआ है, जब मुख्यमंत्री के रहते हुए चुनाव जीतने के बाद दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन वो अपवाद है। बीजेपी के अंदर भी जो है रमन सिंह, शिवराज सिंह, नरेंद्र मोदी जो बार बार मुख्यमंत्री बने, वो इसलिए बने कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी को चुनाव में बहुमत मिला था। गिरिजा शंकर जी, आपने देखा पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ग्वालियर आए थे और सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह
पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को दामाद कह के संबोधित किया, उससे कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे में ये उत्साह है कि इस बार बहुमत मिला तो उनकी मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हो सकती है। अब यदि उनके समर्थकों में इस उत्साह की बात करें तो जो केंद्रीय मंत्री या दूसरे पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थक भी ये मान के चल रहे हैं कि हमारा नेता यदि चुनाव जीतता है तो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इन संकेतों का कोई मतलब नहीं होता। सार्वजनिक रूप से जो है उन्होंने, आप देखेंगे वी.डी. शर्मा को उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनकी पीठ थपथपाई। इंदौर के जो रोड शो था उसमें उन्होंने अपने साथ रखा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक पोस्चरिंग होती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये आने वाले समय में सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बनने का कोई संकेत है या कोई आधार है। मुख्यमंत्री चुनने के लिए एक अलग प्रक्रिया होती है, अलग रणनीति होती है उसकी। उस रणनीति में बिल्कुल संभव है कि शिवराज सिंह ही उपयुक्त माने जाएं। आप देखेंगे 2020 में जब बीजेपी कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद बीजेपी की सरकार बनी थी और जो 15 महीने शिवराज सिंह को एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, और तब ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2020 में चौथी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उनको चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उस समय की राजनीति और राजनीतिक ज़रूरत पार्टी की क्या है। और मैं तो ये समझता हूँ कि यदि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट एक्सिस का एग्जिट पोल रहा है जिसका सक्सेस रेट हमेशा 95% से ऊपर रहा है, और यदि उसी के अनुरूप परिणाम आते हैं तो फिर पार्टी हाईकमांड पर यह दबाव भी होगा कि इतनी बड़ी सफलता लाने वाले मुख्यमंत्री को आप मौका क्यों नहीं देंगे। एक और ये अंतिम सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद, मतलब 7 सांसद कह सकता हूं मैं, एक राष्ट्रीय महासचिव भी उतारे हैं। चुनाव परिणाम के बाद यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो इनकी 7 की भूमिका या 8 की भूमिका आप क्या देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल जो है यदि उनको राष्ट्रीय राजनीति से रहते हुए राष्ट्रीय राजनीति में यदि उनको विधायक का चुनाव लड़ाया गया है तो पार्टी की रणनीति इसको लेकर क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मानने का कोई कारण मेरे पास नहीं है कि ये लोग आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। ये जरूर है कि चुनाव परिणाम के बाद इनकी भूमिका पार्टी अलग तरह से तय करेगी। हो सकता है इन सबको वापस जिस भूमिका में हैं वहाँ ले जाया जाए, या दूसरी संभावना है कि राज्य की राजनीति में ही उनको रखा जाए और राज्य की राजनीति में वो आगे काम करें। राज्य की राजनीति में उनकी क्या भूमिका होगी वो संगठन में उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, सरकार में जिम्मेदारी दी जाएगी, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे गिरिजा शंकर जी, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 5वीं बार बहुमत मिलता है तो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, और संगठन को भी विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी उदाहरण सामने हैं उनमें जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुमत मिलता है पहला दावा उस मुख्यमंत्री का होता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।